हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 13 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फॉबे कैरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि इसके राइटर कौन है, इस पोम के राइटर कौन है। तो आप याद रखिएगा फॉबे कैरी, ये इसके राइटर हैं। नाम है पोम का अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक लीजेंड के बारे में सुना होगा, जैसे लीजेंड अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो एक तो वो लीजेंड होता है, एक लीजेंड यहाँ पर ये जो लीजेंड है, ये लीजेंड कौन सा है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और नॉर्थलैंड यहाँ पे क्या है, नॉर्थलैंड जो है ये एक स्पेस का नाम है जो कि बहुत ठंडी होती है, जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बड़ी लंबी होती है, तो वो होता है नॉर्थलैंड। ठीक है, चल आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो लीजेंड वर्ड का यूज किया गया है वो क्या है। तो देखिए, लीजेंड जो होता है वो एक तरह से एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, एक पौराणिक कथा, समटाइम्स पॉपुलरली। और ऐसी पौराणिक कथाएं बहुत पॉपुलर होती है, बहुत जानी मानी होती है, लेकिन एज हिस्टोरिकल भी होती है, ऐतिहासिक भी होती है, बट नॉट ऑथेंटिकेटेड। लेकिन वो सच्चाई पर आधारित नहीं होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, पौराणिक कथाएं होती है, लेकिन फेमस होने के बावजूद जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। तो इसी प्रकार से ये जो पोम है, इसमें कवि यही बता रहा है कि ये एक कवि है, ये कविता है, इसको आप सुन सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये सत्य है ऐसा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑथेंटिकेटेड। अब यहाँ पर मैंने आपको वर्ड बताया था ऑथेंटिकेट, है ना, या ऑथेंटिक ले लो आप, ऑथेंटिक। ये सिनोनिम, इसका एंटोनिम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी है, याद रखिएगा, याद आ गया तो बता देता हूँ। स्प्यूरियस मतलब जाली, इसका मतलब एक और क्या होता है, एक और जेन्यून भी होता है, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका उल्टा स्प्यूरियस, और एक होता है फेक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये जो पोम है ये क्या है, ये कोई सोनेट है, एलिजी है। तो भैया ये एक बैलेड है। अब बैलेड होता क्या है, देखिए, बैलेड इज अ टाइप ऑफ पोम, एक पोइम का एक टाइप होता है दैट टेल्स अ स्टोरी एंड वॉज ट्रेडिशनली सेट टू म्यूजिक, जिसमें एक स्टोरी को म्यूजिक को के फॉर्म में सेट करके बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो वो होता है एक बैलेड। ठीक है, जिसमें बैलेड जो होते हैं वो 4 लाइन स्टेंजास के होते हैं। अब अगर इस पोम में आप देखेंगे तो इसमें टोटल 16 स्टेंजा है, और हर स्टेंजा जो है वो 4 लाइन का है। अच्छा, इसका एक राइम भी होता है जो कि होता है ABCB। अब आप इस पोम को देखेंगे तो इसमें आपको जो राइम मिलेगा, आगे हम बात करेंगे, वो मिलेगा ABC और B। इसमें जो सेकेंड लाइन है वो 4th लाइन से राइम करेगी। ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, ये याद रखना, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सब क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बैलेट। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें सबसे पहले तो आपने देख लिया ये एक बैलेड है, और इसमें 16 बैलेड स्टेंजा है। मतलब बैलेड स्टेंजा मतलब 4 लाइन के, 4 लाइन के कितने स्टेंजा होगा इसमें, 16। ठीक है, और ईच स्टेंजा कंटेंट्स 4 लाइन, हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स आपको मिलेगी, 4 लाइन्स आपको मिलेगी। इन बैलेड स्टेंजा अल्टरनेट लाइन राइम, likewise in each stanza of this poem only the second and the third line rhyme। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया जैसे, hence the rhyme scheme of the poem is ABCB। अब यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड और फोर्थ लाइन, ये ABCB फोर्थ, इसको फोर्थ कर लेना, ये सेकेंड और फोर्थ लाइन दोनों राइम करेगी इसके अंदर। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम आपकी बन जाएगी ABCB। आगे बात करते हैं। अब इसमें सिलेबल मैंने आपको बताया था स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड के बारे में। तो इसमें क्या है कि हर लाइन में 4 स्ट्रेस सिलेबल है। अब इतना अपने को देखना नहीं है, क्योंकि इतना नहीं देख पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप बस इतना याद रखो कि हर लाइन में 4 स्ट्रेस सिलेबल है, और इसमें एनापेस्ट, आयम्बिक और स्पोंडी का यूज किया गया है। जैसे नॉर्थलैंड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थलैंड 2 सिलेबल हो गए, तो नॉर्थ लैंड दोनों में स्ट्रेस आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपका हो गया स्पॉन्डी। ठीक है, नॉर्थलैंड में आपका स्पॉन्डी आ गया, क्योंकि दोनों स्ट्रेस सिलेबल हैं, पहला भी स्ट्रेस्ड है, दूसरा भी स्ट्रेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह से
इसको बोला जाता है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें जो राइटर होता है, पोइट जो होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, कन्वर्सेशन करता है रीडर से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। बोलो इतना क्लियर है? इसमें क्या क्या यूज किया गया है, आयम भी यूज किया गया है, एनापेस भी यूज किया गया है, स्पॉन्डी भी यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये सब क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लाइन क्या होता है, मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम में है सेल्फिशनेस। अब जब मैं आपको पोम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सेल्फिशनेस। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीडी, सिनफुलनेस, सेक्रीफाइस एंड शेयरिंग। तो इस वाली चीज को मैं आपको पोम को खत्म करने के बाद में समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पोएम खत्म करने के बाद इसको पढ़ेंगे हम। अब इन स्टेंजा से शुरू करते हैं। इस बार मैंने आपके लिए क्या किया है, हर बार ही कर रहा हूं मैं, हर पोम में मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी लिख दिए हैं, और उसके बाद में इस बार मैंने आपके लिए यहाँ नीचे भी इसका पूरा पोएटिक डिवाइस भी लिख दिया है, और साथ ही साथ आपके लिए हर स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है ताकि एग्जाम में जाते समय आप पूरा पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा। तो एग्जाम में जाते टाइम आप क्या करेंगे, एक 5 या 10 मिनट आपको लगेंगे, पूरी पीडीएफ रिवाइज हो जाएगी, और जो जो मैं अभी बोल रहा हूँ सब कुछ आपको एग्जाम टाइम पे अपने आप याद आता जाएगा। इसलिए मैंने आपकी पीडीएफ में सारी चीजें बहुत सरल तरीके से लिख दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिएगा, नॉर्थ लैंड ए, फ्यू बी, विंटर सी, और थ्रू, फ्यू थ्रू मतलब बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम याद रखिएगा, ए बी सी और बी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, आपके एग्जाम में इसका हिंदी करना नहीं आएगा कि भैया इसकी हिंदी करके बताओ क्या है। आपको पूछा जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या उस अंदर ही इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में बहुत ही दूर, है ना। अवे अवे से मतलब यहाँ पे कभी बता रहा है बहुत ज्यादा दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पे दिन के घंटे जो हैं वो बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में जो नाइट्स होती है वो बहुत लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि जिसमें आदमी सो के फिर वापस जब उठता है तो फिर भी उसे अंधेरा ही लगता है। मतलब इतनी लंबी होती है कि वो ढंग से, मतलब एक तरह से सो भी नहीं पाता है, क्योंकि वो सो के फिर उठ जाता है, देखता है कि यार अभी तो अंधेरा है। इतनी लंबी रातें होती है। ठीक है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, वैसे वाला। अब यहाँ पर आप देखिए रिपीटेशन, अवे अवे को 2 बार यूज किया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे एसोनेंस का भी यूज किया गया है ना। यहाँ पे देखिए वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड और बैक टू बैक। अच्छा, बीच में कोई दूसरा वर्ड भी आ जाए तो भी एसोनेंस हम मानते हैं ना। तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज किया गया है, अवे अवे। इसके बाद आप यहाँ पर देखो एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, दैट दे देम थ्रू। यहाँ पे आप देखो टी एच सब जगह यूज है। तो यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। बोलो इतना क्लियर हो गया। चलो अगला पढ़ते हैं, दूसरे वाला। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पोइटिक डिवाइस जो मैंने अभी पढ़ाई सारी यहाँ पे लिख दी है मैंने, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एंजार्बमेंट। एंजार्बमेंट क्या होता है, जब कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेंजा नंबर 2। अब देखो यहाँ पर कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये यहाँ पे देखो कुछ नहीं लगा है, तो ये इसको हम बोलते हैं एंजार्बमेंट। और जहाँ पे ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन ऐसा लगा है तो इसको हम बोलते हैं एंड स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे एंजार्बमेंट का यूज किया गया है। अब हम, और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि इन द नॉर्थ पोल रीजन द ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द सन्स पोजीशन ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द नॉर्थ पोल। ये सब एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है वेयर दे हार्नेस। फिर यहाँ पे देखते हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। अब देखिए जब बर्फ होती है तो बर्फ के समय में क्या होता है कि एक टाइप का जानवर होता है, ये देखिए ये वाला जो जानवर होता है, इसके पीछे क्या बांधे जाते हैं, ये देखो, इसको समझना है। यहां से पूरी लाइन यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर। स्विफ्ट मतलब होता है जो फास्ट दौड़ने वाले, रेंडर मतलब ये जो जानवर होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उनको यहाँ पे हार्नेस किया जाता है, बांधा जाता है। किसके बांधा जाता है, जो स्लेजेस होते हैं, है ना, जो कि बर्फ में दौड़ते हैं। जब बर्फ होती है तो उस समय इनको बांधा जाता है। और एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वो जो भालू होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों की तरह लगते हैं वो बच्चे, है ना, इन देयर फनी फ्यूरी
क्लोथेस, उनके जो फनी टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे कपड़े पहनाते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हों। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो बच्चे किस टाइप के लगते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा बियर्स कप्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं लाइक सिमिली का यूज किया गया है, फनी फ्यूरी यहाँ पे आपका एलिट्रेशन का यूज किया गया है। बोलो क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए नीचे, पोएटिक डिवाइस कहाँ कहाँ पे किया गया है एलिट्रेशन का यूज। एक तो दे हार्नेस, यहाँ पर दे द, एस स्लेजेस स्नोस, एल लुक लाइक, और यहाँ पे लाइक की वजह से सिमिली भी आ गया है, एफ फनी फरी, यहाँ पे इन चारों में एलिट्रेशन का यूज किया गया है, सिमिली आपका यहाँ पे लाइक। इसके बाद में मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें लिखा है कि मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ये जो स्लेजेस है, स्लेजेस का मतलब क्या होता है, अ व्हीकल ऑन रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड्स और पैसेंजर ओवर स्नो और आइस। बर्फ पे जो लोगों को और माल को लाद के ले जाने के लिए जिस गाड़ियों का यूज किया जाता है उसको स्लेजेस बोलते हैं। रेंडियर क्या है? एक एनिमल है ना, जो कि नॉर्थलैंड में पाया जाता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। अब दे यहाँ पर कौन है? दे यहाँ पर जो है वो राइटर है, ठीक है। अब वो एक कहानी सुनाता है, क्यूरियस स्टोरी सुनाता है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन ये है कि तुम इससे एक लेसन सीख सकते हो। इफ आई टेल टू यू, अगर मैं तुमको ये कहानी बताऊंगा तो मुझे पता है, मैं नहीं जानता कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन कम से कम इस कहानी को सुन के तुम अपने जीवन में कुछ लेसन सीख सकते हो। और वास्तव में इस पोम में बहुत बड़ा एक लेसन है, ठीक है। इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने लिख के दे दिया है, इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा में दे टेल देम, जैसे यहाँ पर ये दे, ये टेल, ये देम, ठीक है, इसमें आपका एलिट्रेशन आ गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो येट यू में आपका एलिट्रेशन आ गया है। इसके बाद में लर्न अ लेसन में आपका एलिट्रेशन आ गया है। टेल द टेल में आपका एलिट्रेशन आ गया है। और फिर यहाँ पे रिपीटेशन, टेल वर्ड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन भी आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये टेल और फिर यहाँ से टेल को रिपीट किया गया, रिपीटेशन आ गया। टेल द टेल यहाँ पे एलिट्रेशन आ गया, और लर्न अ लेसन यहाँ पे आपका एलिट्रेशन आ गया, और इसके अलावा टेल देम यहाँ पे आपका एलिट्रेशन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, स्टेंजा नंबर 4 में चलते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, अब यहाँ पर एक सेंट पीटर जो होते हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट, वो कहीं भी रहते हैं संसार में, कहीं भी निकल जाते हैं, तो वो चलते चलते आते हैं कहाँ पे? वॉक्ड अबाउट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। हाँ, यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में? सेंट पीटर के बारे में, जो कि पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और वो क्या करते हैं? प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग का करने का मतलब ज्ञान देते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और अपने जो धर्म होता है, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं कि अपना धर्म क्या है, ठीक है। और इस तरीके से वो करते हैं, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। द स्टोरी दैट द पोएट वांट्स टू टेल अस अबाउट इट सेंट पीटर, व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड अमंग अस एंड वेंट अराउंड गिविंग हिज स्पीचेस एंड टीचिंग, एन इंसिडेंट हैपेंड, क्या क्या इंसिडेंट हुए उनके बारे में बताते हैं। अब आ जाता है आपका स्टेंजा नंबर 5। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। अब एक कॉटेज उनको दिखता है और वहां पे वो एक डोर पे आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी पे जब घूमते रहते हैं तो उनका पहुंचना होता है एक कॉटेज के वहां पे, उसके दरवाजे पे। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पे एक छोटी सी वुमेन होती है जो कि केक बना रही होती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उनको वहां पे वो बेक कर रही होती है, सेक रही होती है, ठीक है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या है? इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है। W इन वुमेन वाज, TH इन देम ऑन द हर्थ। अब आगे बात करते हैं, इसमें एसोनेंस का भी यूज किया गया है। देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवेल टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। डोर और कॉटेज, तो यहाँ पे आपका एक और क्या आ गया? एसोनेंस, ठीक है। When Saint Peter was traveling around the world had giving speech, he came across the door of a cottage where little woman was baking cakes and fireplace. तो वो वहाँ पे बेक कर रही होती है और उनको सेक रही होती है। अब एक और पढ़ लेते हैं हम, स्टेंजा नंबर 6। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। अब वो जो सेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं भूखे होते हैं, है ना, फास्ट पे होते हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है,
तो दिन भर से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं फास्ट पे होते हैं। यहाँ पे देखिए फेंट एंड फास्टिंग एलिट्रेशन का यूज किया गया है कि आज दहर वो उसको बोलते हैं फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक, है ना, केक के लिए बोलते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि एक पीस मुझे दे दो क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है, फेंट विथ फास्टिंग। और एक और यहाँ पर डे वॉज ऑलमोस्ट डन जो है, ये देखिए डे वॉज ऑलमोस्ट डन, इसमें भी आपका एलिट्रेशन का यूज किया गया है। देखिए ये चीजें निकालने में थोड़ा सा समय लगता है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो। एग्जामिनर देखो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक और सबसे बढ़िया फायदा ये है कि लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे जो है ना, आप केवल पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा। आपको क्योंकि हाँ पहले वीडियो भी देखना पड़ेगा। अभी ये पीडीएफ आप किसी को दे दो डायरेक्ट, आपके किसी फ्रेंड को ये देना, वो समझ ही नहीं पाएगा इसमें क्या क्या बता रहे हैं। तो पहले आप मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ो और उसके बाद लास्ट टाइम पे पीडीएफ देख लेना, आपका काम हो जाएगा। पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बता दी, इसमें एसोनेंस का भी यूज किया गया है, ठीक है। वोवेल फर्स्ट और लास्ट लाइन में देखिए, जहां जहां पे भी वोवेल आएगा तो वहां पे एसोनेंस होता है, एसोनेंस हर लाइन में आपको मिल जाएगा, तो इस पे इतना ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना। एलिट्रेशन का जरूर ध्यान रखना है, और इसके अलावा अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच आए जैसे सिमिली वगैरह, इसका, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 स्टेंजा। इसके आगे के स्टेंजा मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। और ये वाला जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी जाएगा, तो जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उनके लिए पूरा जो कोर्स है वो लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है। आप जाइएगा और वहाँ से बाय कर सकते हैं, अभी भी टाइम है ना। हो सकता है आपका अभी एग्जाम बढ़ जाए, अभी तक तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है अभी भी जाकर ले सकते हैं, अभी भी समय है, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट पार्ट, अभी जस्ट आपके कोर्स में इसके बाद आ जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बचा है आपका 5-6 चैप्टर है वो बहुत जल्दी मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।